आज की क्लास में मैं आपको डाउन सिंड्रोम डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसके बाद वन बाय वन करके और भी डिसऑर्डर्स की पढ़ाई हम लोग करेंगे, ठीक है। डाउन सिंड्रोम मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ से इस चैप्टर को अभी फिलहाल आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं। इसको आगे समझाने के पहले ये प्रीवियस लेक्चर का टॉपिक है आपका, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि एन्यूप्लॉइडी होती क्या है। अब एन्यूप्लॉइडी का मतलब है आपके एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोमल पैटर्न है वो ऐसा है। एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे, लास्ट में जो आपको यहाँ पे क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं, अगर बॉय चाइल्ड है तो एक्स वाई, गर्ल चाइल्ड है तो एक्स एक्स, दोनों को नहीं काउंट करेंगे, यहाँ पे और मेंशन करा गया है, ठीक है। तो एन्यूप्लॉइडी में मैंने आपको समझाया था, यू मीन्स ट्रू, एन मीन्स नॉट, दैट बिकम्स नॉट ट्रू प्लॉइडी। इसको अगर थोड़ा सा स्प्लिट करके भी देखेंगे, ये खुद ही अपनी मीनिंग को क्लियर करने का काम करता है। बोलने का क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो यहाँ पे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, उसमें से कोई भी, चाहे एक सिंगल क्रोमोसोम क्यों ना हो, अगर आप उसका लॉस या गेन देखते हैं तो उसको हम एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे। दैट मीन्स एन्यूप्लॉइडी इज द गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम। बस इतना सिंपल सा है, ठीक है। फिर मैंने आपको एग्जांपल बताया, चाहे जैसे भी जिस तरीके से हो, लेकिन जो नॉर्मल नंबर है 46 वो डिस्टर्ब होना चाहिए। देखिए 46 नहीं है, यहाँ पे 47 है। लेकिन जब मैंने आपको डाउन सिंड्रोम पढ़ाया था तो वहां पे आपने क्या सीखा था, ये जो 21st क्रोमोसोम है इसकी ट्राइसोमी होती है। ये जो आपके पास 21st नंबर का क्रोमोसोम है ये ट्राइसोमी शो करता है। बोलने का ये मतलब हुआ, जहाँ पे क्रोमोसोम 2 होने चाहिए वहां पे 3 हो गया। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे ना, आपको इसका रीजन भी समझ आ जाएगा। साफ साफ एक बात बोली जाती है कि ये एक एरर है, गेमेटोजेनेसिस के टाइम में जो सेग्रीगेशन हो रहा था वहां पे कुछ ना कुछ जरूर एरर हुआ। बोलने का क्या मतलब हुआ कि अब इसको डाउन सिंड्रोम में, अब जैसे हम 1 नंबर क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में, तो ये खुद भी क्लियर करता है कि इसका एक, इसको फादर से मिला है, एक मदर से। एक, हर एक क्रोमोसोम एक फादर से एक मदर से, थर्ड में एक फादर से एक मदर में, फोर्थ, तो फिर इसमें हवा से थोड़ी आएगा ये, इसमें भी तो सेम केस अप्लाई करेंगे ना हम। एक इसको मिला है फादर से, और सेग्रीगेशन जहां होना चाहिए था गेमेटोजेनेसिस के टाइम में, oogenesis के टाइम में, अगर वहां कोई एरर हुआ तो पता चला दोनों के दोनों क्रोमोसोम जो है सेग्रीगेट होने की बजाय वो वैसी एज इट इज चले गए जाइगोट फॉर्मेशन में, तब एरर आ गए। दूसरा केस अगर हम अप्लाई करें तो हो सकता है मेल के साइड से क्या हो जाए, दो के दो क्रोमोसोम स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम में चले जाए। मतलब जो भी है, एरर कहाँ से मिल रहा है इसको, पेरेंट्स से मिल रहा है। और क्या तरीका है इसका, कोई करेक्शन नहीं है, इसका कोई क्योर नहीं है। जो भी कोई करे, यहाँ पे फिजियोथेरेपी कराता रहे या कुछ भी कराता रहे, बट क्रोमोसोमल पैटर्न को हम चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ इसको जब कोई फीटस मदर्स वॉर्म के अंदर होता है तब सिर्फ क्रोमोसोमल एनालिसिस कराई जा सकती है, इतना किया जा सकता है, उसको अवॉइड किया जा सकता है जो डेवलपिंग फीटस है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई करेक्शन है नहीं। तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। तो ये अभी ट्राइसोमी का केस जब आपने 21st का देखा तो डाउन सिंड्रोम, 13th नंबर में जब ट्राइसोमी हो जाएगा दैट बिकम्स हटाओ सिंड्रोम, 18th नंबर में जब ट्राइसोमी हो जाएगा दैट बिकम्स एडवर्ड सिंड्रोम। और एक अलग ही है आपके पास एक्स एक्स वाई कैरियोटाइप को कैरी करने वाला, दैट इज क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। और लास्ट में एक टर्नर सिंड्रोम मैं आपको बताऊंगी, जहां पे क्रोमोसोम का नंबर 45 इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको एक्स एक्स होना था लेकिन एक एक्स जो है वहां पे मिसिंग हो गया। अब मिसिंग है तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। ये तो रही शॉर्टकट की बात, और अभी फिलहाल मैंने कुछ नहीं किया, जो पिछली क्लास में मैंने आपको सिखा रखा है उसको मैंने अभी रिवाइज कराया है बस, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए कि आगे अभी हम लोगों को करना क्या है। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम जब किसी बच्चे को होता है तो एक होता नहीं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही देखा
और फिजिकल अपीयरेंस या फिर थोड़ी सी एनालिसिस करके, ऑब्जर्वेशन करके पता चल जाता है कि बच्चे को क्या है, कोई ना कोई एरर है, कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी है। उसके बाद जैसे ही क्रोमोसोमल पैटर्न या क्रोमोसोमल डिटेक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो कैरियोटाइप है ये देखने को मिल जाता है। कैरियोटाइप कैरियोटाइप कैरियोटाइप, मैं बार बार ये टर्म यूज कर रही हूँ। जब हम एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोमल पैटर्न की एनालिसिस करते हैं, या उसका जो खुद का क्रोमोसोमल पैटर्न आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको ही हम कैरियोटाइप बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही है ये कैरियोटाइप, बार बार ये टर्म जो है वो यूज किया जाता है। तो फिर जब डाउन सिंड्रोम के बारे में हम लोग बात कर ही रहे हैं तो क्या बोलने का मतलब है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे 21st पे ये जो 3 क्रोमोसोम हो गए, तो क्या हुआ, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? क्या गेन हो हो रहा रहा है? है। हो रहा ठीक है, वेरी गुड। कितने क्रोमोसोम का गेन हो रहा है? 1 2 3 4, कितने का? 1 1 का, वेरी एक गुड। और नॉर्मली क्रोमोसोम का नंबर कितना होना चाहिए था? 2 2 होना चाहिए था। नहीं, टोटल क्रोमोसोम का नंबर नॉर्मली कितना होना चाहिए था? 46 टोटल। हाँ 40 ठीक है, वो कितना गया? +1 करेंगे उसमें तो 47। 47। ठीक है, तो ये जो आपके पास है, इसमें क्या है, आपको एक बात समझ आ रही है कि चाहे जो भी हो रहा है, लेकिन है तो जेनेटिक डिसऑर्डर। रीजन क्या हो गया? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21। होना चाहिए था 2, हो गया एक और एक्स्ट्रा ऐड इसमें। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, डाउन सिंड्रोम यहाँ पे हो गया। सबसे फर्स्ट इसको डिस्क्राइब करने का काम लैंगडन डाउन ने किया, इसलिए नाम क्या रख दिया गया, डाउन सिंड्रोम। जैसे कैसे टाइफाइड पढ़ते हैं ना, तो टाइफाइड मैरी नाम की एक लेडी थी, सबसे पहले उसकी डेथ हुई थी। मतलब पहले से लोगों की डेथ हो रही थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना कि इसके पहले ये डिजीज डिसऑर्डर किसी को हुआ ही नहीं हो। लेकिन फिर लोगों ने सोचा कि भाई अच्छी खासी कुक थी, बाय प्रोफेशन कुक थी वो, तो पता लगाया गया तो पता चला कि एक बैक्टीरिया की वजह से उसकी डेथ हुई है, तो उसका नाम टाइफाइड रख दिया उस बीमारी का। यहाँ भी उसी तरीके से इसका नाम हमने इसलिए डाउन सिंड्रोम रखा है, और कोई स्पेशल रीजन इसका नहीं है। तो अब इन्होंने बताया है, इसका ये मतलब नहीं है कि 1866 के पहले किसी को ये हुआ ही नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखेंगे। उसके पहले भी ये डिसऑर्डर होगा जरूर। ये क्या थे, रिपोर्ट करने वाले थे, बताने वाले थे, लोगों में अवेयरनेस देने वाले थे। ठीक है, और अगर कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम लेके बर्थ होता है, तो बहुत सारे जो हैं उसके फीचर्स हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो उसके एरर्स हैं, चाहे हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, चाहे हम बॉडी के मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करें, चाहे उसके बॉडी के खुद के फिजियोलॉजिकल एरर के बारे में बात करें, सारे के सारे जो एरर्स है ना वो काउंटलेस है। मतलब आपकी डायरी बढ़ जाएगी लेकिन इसका एरर जो है वो ओवर नहीं होगा, इतना ज्यादा यहाँ पे होता है। ठीक है, वो मैं 1 बाई 1 करके बारी बारी मैं आपको कराऊंगी, जो इसके सिम्टम्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रीजन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कोई भी जब जेनेटिक डिसऑर्डर की पढ़ाई करी जाती है ना, तो कॉज लिखा जाता है सबसे पहले। जैसे कैसे, मैं आपको एनिमल किंगडम पढ़ा रही थी तो मैंने बोला हैबिटेट लिखते हैं सबसे पहले, उसी तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले कॉज लिखते हैं। कॉज आपको पता है बहुत ही इजी है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, स्टार्ट यहीं से करना है क्योंकि यही सबसे ज्यादा पूछा गया है इसी फॉर्मेट में। ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, पहली बात। क्या हो गया, ये ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम इसका कॉज हो गया। इसको दूसरे तरीके से कैसे बोला जा सकता है, क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, डाउन सिंड्रोम occurs due to presence of an extra
copy of a chromosome. 46 + 1। हाँ, और ये 21st पोजीशन पे तो पहले ही लिख लिया आपने। तो बोलने का क्या मतलब हुआ कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा अब आपके लिए, 46 + 1 है, दैट इज 47 क्रोमोसोम्स। मैम ये बुक आपको वगैरह आता में है। तो 6 + 1 ही लिखा रहता है। हाँ हाँ, 46 + 1 ही होगा और कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। अगर ऐसा होता कि 46 में 2 ऐड हो जाता तो हम लोग 46 + 2 बोलते, लेकिन 1 ही ऐड हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, 46 + 1 जो है इससे काम चलाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग डाउन सिंड्रोम was first analyzed and described by Langdon Down in 1866। उस वक्त काफी नया था लोगों के लिए, बहुत पुराना टाइम है ये, ऐसा भी नहीं कि 1947 के बाद पता चला हो, काफी पुराना टाइम है ये। ठीक है, तो ये रहा आपका छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाउन सिंड्रोम के बारे में। अब क्या करना है, अब हम लोगों को इसका सिम्टम देखना है। ठीक है, सिम्टम इसलिए क्योंकि आपकी बुक ने दे रखा है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी पढ़ने की, अब है तो हो सकता है आपसे पूछा जाए, या आइडेंटिफिकेशन बेस्ड अगर क्वेश्चन आए तो सारे आपको फीचर्स लिख दिए जाएंगे। फीचर तो इसका नहीं बोल इफेक्ट सकते क्या क्या। इसका इफेक्ट क्या इफेक्ट बोल रहे हैं, मतलब बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा। यस मैम। बहुत सारा इफेक्ट है, देखिए मैं आपको एक शो करती हूँ। पहली बात तो ये है ना, आप कैसे पहचानेंगे इसको डाउन सिंड्रोम। आप चल रहे हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, क्या पहचाने किस बच्चे को डाउन सिंड्रोम। सबसे पहली चीज, ऐसे बच्चे जब आपको दिखेंगे ना तो आपको एक चीज वहां पे दिखेगा। सबसे पहला जो लोगों ने ज्यादातर रिपोर्ट करा है, ऐसा नहीं है कि वो बच्चे दिखने में अब नॉर्मल होंगे, नहीं, लेकिन सबसे बड़ी पहचान ये है कि हमेशा में उनका माउथ जो है वो ओपन होगा। सबसे पहले तो आपको यही चीज जो है वो एबनॉर्मल सी लगेगी, सबसे बड़ी एबनॉर्मलिटी यही है। आपका बैक हेड जो है पीछे के साइड, उसका एक प्रॉपर शेप है कुछ ना कुछ, लेकिन अगर ऐसे बच्चे हुए ना तो उन बच्चों का जो पीछे का हेड होता है वो फ्लैट होता है। कैसा होता है, फ्लैट। दूसरी बात, और जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप ये भी नहीं ध्यान दे पा रहे हैं तो सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपको उस बच्चे की एज जितनी दिखेगी ना उससे कई गुना बिलो या कई गुना कम उसका क्या होगा आपको, मतलब थिंकिंग कैपेबिलिटी, या फिर किसी चीज को रिएक्ट करना, या फिर आप बोल सकते हैं उसका रिफ्लेक्स एक्शन, सब कुछ सुपर स्लो होगा। उसको देख के आप पहचान जाएंगे कि जरूर इसको कोई ना कोई एरर है। ठीक है, तो ये किसकी पहचान है, डाउन सिंड्रोम की पहचान है। किसकी पहचान है, डाउन सिंड्रोम की। ऐसा नहीं है कि आपको दूर से ऐसा लगेगा कि कोई अबनॉर्मल बच्चा है, चाहे कोई कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे देखिए गर्ल चाइल्ड है, इसको क्या हो रखा है, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, लेकिन अगर डाउन सिंड्रोम है तो ये नहीं बिल्कुल कि कोई मतलब वैसा चेंज हो जाएगा, लेकिन फेस कैसा है इसका, नॉर्मल। जब आप इसके पीछे बैक साइड से बैक हेड भी जब देखेंगे तो कैसा होगा, फ्लैट होगा। दूसरी बात ये है कि अभी इसकी जो भी एज रही होगी, सपोज कीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है 6 ईयर की है। ठीक है, तो 6 ईयर के बच्चे में जितना इंटेलिजेंस होना चाहिए, जो आईक्यू होना चाहिए, उससे इसका कम होगा। सबसे पहली चीज है। ठीक है, और बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एरर्स हैं वो तो खैर होंगे ही होंगे। और दूसरी बात आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसका जो पाम क्रीज जो है, हथेली में जो ऐसे निशान होता है ना, मैं दिखाती हूँ आपको,
बिल्कुल प्रोमिनेंट होता है, इसकी पहचान है पाम ट्रीज। मैं शो करती हूँ आपको, क्योंकि बार बार लिखा होता है तो बच्चे मेरे से पूछते हैं मैम इसका मतलब क्या है। अब देखिए आपको लिखा होगा ना पाम ट्रीज, तो फिर आप वापस मेरे से पूछेंगे मैम इसका मतलब क्या है। तो अब एक चीज देखिए, ब्लर है बट लिखे से क्या मतलब है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। अभी नॉर्मली क्या है, इस तरीके का क्रीज होता है हम लोगों के हाथ में, ऐसे है ना बहुत सारी, जिसको कहते हैं हाथ की रेखाएं, है ना। ऐसे बहुत सारा एक प्रॉपर तरीके से लोगों ने तो बना भी रखा है कि भाई ये स्टडी का लाइन है, तो ये जॉब का है, तो ये एज का है, ये इतने साल जिएगा, इस बेचारे को क्या बोलिएगा, है ना। यहाँ पे क्या है, सिंगल एक ऐसे बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही अच्छा जो है वेल डिफाइंड आपको एक पाम क्रीज जो है वो देखने को मिलता है। जो डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उनमें अलग से ही आपको वहां पे नजर आता है। तो ये सब क्या है, मतलब फिजिकली भी आपको दिख गया, साइकोमोटर मैकेनिज्म जब आप देख रहे हैं वो भी स्लो है वहां पे, जो मेंटल डेवलपमेंट या मेंटल ग्रोथ जो होना चाहिए वो भी क्या है यहाँ पे स्लो है। तो ये सब पहचान है, इससे पहचान में आ जाता है कि इस बच्चे को क्या हो रखा है, डाउन सिंड्रोम हो रखा है। मेरी बात समझ आई? लिखिए हम लोग सिम्टम्स। यस मैम। जितने यस मैम। लोग है ना उतना ही लिखेंगे, उससे आगे नहीं लिखेंगे, मेरे ख्याल से आप पहचान ले होंगे। और अब अगर आज के बाद से कभी देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो रखा है ना। रेयरली दिखते हैं वैसे बच्चे, ऐसा भी नहीं कि घर घर की कहानी है, वैसा भी नहीं है। चलिए, सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। मैम बोलिए। मैम आपने जो हाथ के लाइंस दिखा है ना, मेरे हाथ में भी वैसा लाइंस है, सिर्फ एक लाइन है। नहीं ऐसा नहीं होगा, जैसे फोल्ड जब होता है ना तो बहुत फाइन लाइंस भी तो होती है ना, बहुत सारी फाइन लाइंस होती है, तो उसमें वैसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल ऐसे स्मूथ सा फ्लैट सा होता है। ठीक है, फोटो खींच के भेज दीजिएगा प्रथम आप अपने हाथ की लाइन का, ठीक ओके। है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। तो इसके बारे में जब हम लोग बात करें तो जो आपने थोड़ा सा भी सुना है उसी को लिखिए पहले। स्मॉल राउंड हेड, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन तो कोई भी जब वैसे जेनेटिक एरर आता है ना, कोई भी तो नहीं, कुछ कुछ जो है, तो मतलब मोस्ट ऑफ में क्या है आपका मेंटल रिटार्डेशन आएगा ही आएगा, मतलब जो मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए वैसी नहीं होती। जैसे कैसे ऑटिज्म पे बहुत सारी मूवीज बनी हुई है, ऑटिज्म है तो उसमें पता चला बड़े होगा लेकिन जो मेंटल एबिलिटी जो है वो बच्चे वाली है। उसी तरीके से उसी कैटेगरी में ये भी आता है, एक क्या है मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, देन जो भी मैंने आपको शो करा, पार्शियली ओपन माउथ, फिर palm is broad with characteristic palm trees. Then स्मॉल राउंड हेड, जहाँ लिखा है ना यहाँ भी हो सकता था बट कोई बात नहीं, वहां भूल गई, अगर आप लिख रहे होंगे तो फिर काटने की जरूरत नहीं है, उसी के नीचे ऐड कर लेंगे कहीं पे, फ्लैट जो मैंने आपको बताया, बैक हेड। फिंगर टिप्स जो हैं जब आप देखेंगे उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, लूप्स होते हैं, मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स। पाम ट्रीज तो लिख ही लिया आपने,
और यहाँ पे स्मॉल राउंड हेड, फ्लैट फेस, फ्लैट बैक हेड, एंड इसमें जोड़ देती हूँ, एंड ब्रॉड फ्लैट फेस। बिग एंड wrinkled टंग, जैसे हम लोगों का है ना नॉर्मल, वैसा नहीं है, काफी ज्यादा उसमें रिंकल जो है वो दूर से दिखता है। और उसको बाय बर्थ क्या होगा, हार्ट डिजीज होगा, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। मतलब ये है कि अगर जिस बच्चे को डाउन सिंड्रोम हुआ उसके पेरेंट्स ने जब वोम में था तब अगर बढ़िया तरीके से डिटेक्शन कराया होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। अब देखिए एक चीज यहाँ पे है, जब तक मदर फादर है तब तक तो ठीक है, और मदर फादर अगर नहीं है तो फिर इनकी केयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब बच्चे पूछते मैम ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का क्या मतलब है, कंजेनाइटल मतलब जो बाय बर्थ आपको मिला हुआ है। हिंदी में जैसे कहते कहते हैं कि इसको तो जन्म से ही सारी चीजें पता है, तो उसको हम लोग कंजेनाइटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज उसको होगा। अब इस बच्चे की कोई गलती तो है नहीं, लेकिन इसको इतना सारा जो है वो सिम्टम, और इतना ही नहीं है, मैंने जितना लिखा है उतना ही नहीं है, ये तो बस उतना है जितने से आपके नीट में इम्पोर्टेंस हो। और दूसरी बात ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जितना आए तो इतना लिखिएगा, तो फिर ये तो मोर देन एनफ है। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। मैम पिक्चर सेंड कर दी मैंने। क्या बोल रहे हैं प्रथमा? मैम पिक्चर सेंड कर दी आपको। अच्छा, उसका क्या चीज का? अच्छा, ये तो है, तो इसमें लाइंस तो है ढेर सारी, देखिए ठीक तो भेजा है आपने, क्या दिक्कत है इसमें? जहां जहां, लेकिन जो नीचे, नहीं नीचे जो फोल्ड शो कर रहे हैं ना प्रतिमा, वो भी नहीं होता है उसमें। वही तो मैं कह रही हूँ, वो भी नहीं है, वो बिल्कुल प्लेन सा दिखता है। मैंने तो एक ही वैसा हाथ देखा है एक बच्चे का जिसको सही में डाउन सिंड्रोम था। वो भी बाय डिफॉल्ट एक सर्जन थे, डॉक्टर थे, उनका खुद का चाइल्ड था वो। ठीक है, जो भी है, तो वैसे भी क्या है, ये जेनेटिक एरर है। तो ऐसा, ये तो नॉर्मल है, ये वही तो मैंने बहुत बोला क्रीज prominent तो। क्या बोल रहे हैं? मैम, उसमें लाइंस बहुत प्रोमिनेंट होता है। हाँ, वो वाला जो अलग से होगा ना वो सिंगल दिखता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, और बाकी ओके जो क्वेश्चन है, हाँ उसको भी मैं करूंगी क्लियर। ये तो नॉर्मल है, ऐसा तो सबके हाथ में होता है। मैं वही तो कह रही हूँ, जैसे नीचे से बहुत सारी जो वहां पे क्या है, मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कैसे हम लोग पत्ते में वेनेशन बनाते हैं एक लाइन से दूसरे से तीसरे से चौथे से, तो उस तरीके की तो लाइंस है ही है सबके हाथ में, वैसा तो होता ही, बट वैसा नहीं होगा, वो दूसरे ही तरीके का होता है। ठीक है, आप लोग बहुत इंक्वायरी कर रहे हैं, मैं देखती हूँ अगर वैसा कोई और दिखता है ना पाम प्लीज तो मैं शो कैपिलर बेनिफिट के जैसा होता है। अब वेनेशन कहाँ से लेके आ गए? मैम वैसा ही होता है शायद। पैरेलल वेनेशन में तो बहुत सारी लाइंस हो जाएगी ना, देखिए आप, एक एक है इसमें दिख रहा है थोड़ा सा। मैं क्या बोल रही हूँ कि आप लोगों के हैंड में जो यहाँ पे इस पोर्शन में, अब जैसे ये है, तो इसकी है ना ऐसे ब्रांचिंग 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 ढेर सारी लाइंस है या नहीं है? इसके हाथ में है? नहीं है इसके हाथ में, ये पूरा प्लेन है बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल प्लेन है। और देखिए ऐसा पाम क्रीज जो है ये किसी के हाथ में नहीं होगा, देख लीजिए, ऐसे एक कोने से स्टार्ट हुआ और दूसरे कोने में कट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि चाकू लगा रखा है, किसी ने निशान पड़ा हुआ है, ऐसा किसी के हाथ में नहीं होगा, देखिए, नहीं है ना? ये बोल रही नहीं हूँ, मैम। हाँ ये बोल रही है, अब आया समझ में? यस मैम। यस मैम।
आपके हैंड में जो लाइंस हैं, कोई भी लाइन जब आप देखेंगे तो इस तरीके से नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब जैसे एक मैं यहाँ पे एक और आपको इमेज शो करती हूँ। अब देखिए इसमें और इसमें फर्क नहीं है, आप लोगों के हैंड में जो लाइंस है वो इस तरीके से भी फर्क है या नहीं है? क्या इसके किसी भी हाथ में यहाँ से लेके यहाँ तक क्रीज जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, एक भी किसी के भी हाथ में नहीं होगा, देख लीजिए, लेकिन इसके हाथ में है। और लोगों ने तो बना भी रखा है इसमें, ये जो है बोलते हैं ये क्या है, ये एज बताता है कि तुम कितने साल जियोगे, ये क्या है तो ये स्टडी लाइन है, सबने बना भी रखा है, विद्या रेखा कहते हैं इसको, सबने बना रखा है, और वो देख देख के इसको रीड भी करते हैं, जो भी है palmist वगैरह इसको यूज करते हैं। अब इस बेचारे के हाथ में क्या पड़ेंगे, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये जो है प्रोमिनेंट एक इसका पाम क्रीज है, बस अब बहुत समझ आ गया सबको, ठीक है। अब तो ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं है। यस मैम। हाँ चलिए, तो जो डाउन सिंड्रोम है क्लियर है। इस पेज का तो आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, ये मैंने नहीं बोला, मैं भूल गई थी, इसको ले लेंगे। ये तो इसमें तो आपको बहुत अच्छा ट्राइजोमी दिख रहा है, और एग्जाम में जब डाउन सिंड्रोम आएगा तो पूरा जल्दी जल्दी ये 23 पेयर्स दिखाते हुए 21st पे ट्राइजोमी जरूर शो कर देंगे, ठीक है। अलग से, क्योंकि डिटेल इसको यही कर रखा है, एनसीईआरटी ने इसी को कर रखा है, तो ये पूछा जाता है जरूर, और नीट के पीवाईक्यू में तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा। चलिए आगे चले हम लोग। यस मैम। देखिए पटाउ सिंड्रोम के बारे में हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। आपके बुक में नहीं है, पूछा हुआ है इसलिए बता रही हूँ मैं आपको, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगी इसमें। सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग, आपको क्या याद रखना है, आपको तो उसी से मतलब है, आपको याद ये रखना है, इन पटाउ सिंड्रोम a person has an extra chromosome at 13th chromosome। इसके पास क्या होगा, एक यहाँ पे एडिशनल। अब एक चीज देखिए, आपने क्या करा, अभी भी जब मैं आपको डाउन सिंड्रोम पढ़ा रही थी और डाउन सिंड्रोम जब आप लिख रहे थे, तो इस पेज पे मैंने आपको जितने पॉइंट्स बता रखे हैं, जैसे देखिए एज फॉर एग्जांपल ये रहा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ अ क्रोमोसोम। तो अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, ट्राइजोमी ये भी है नो डाउट, ये भी डाउन सिंड्रोम भी क्या था, जो भी अभी पढ़ा आपने, डाउन सिंड्रोम भी ट्राइजोमी का केस है। और अभी जो हम लोग पटाउ सिंड्रोम बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये भी किसका है, ट्राइजोमी का ही केस है। बस क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गया, बदल गया है, सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, बस इतनी सी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू, अब देखिए वही वाली सारी लाइन्स है, लेकिन देखिए बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 46 प्लस 1 47 क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है वो। और ये लाइन जो है बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। दूसरी बात ये है, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत सारे जो इन्फेंट हैं जो इसके साथ बर्थ होते हैं,
तो फर्स्ट वीक जो है ना वो भी क्रॉस करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, उसी में उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे 13 पे जब आपने एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, मैंने आपको क्या बोला था जब आप सिकल सेल एनीमिया पढ़ रहे थे, मैंने आपको बोला कि एक भी अगर एक्स्ट्रा पिन पॉइंट मात्र भी कोई एरर होगा ना तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बहुत सारे बहुत ड्रास्टिक चेंजेस वहां पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे 13 पे जब ट्राइसोमी हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेरेब्रल सेरेब्रल मतलब जो ब्रेन वाला जो पार्ट है ना, सेरेब्रल डिफेक्ट्स भी होंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कैपिलरीज वगैरह जो है वो भी यहाँ पे क्या होंगे, उसमें भी एरर होगा। और इतने सारे एरर्स होने की वजह से ये भी क्या हो जाता है, ये भी अब ऑब्वियस है कि बच्चे के लिए क्या हो गया, यहाँ पे लीथल हो गया। और ये थोड़ा ज्यादा डेंजरस माना जाता है इसको, पटाउ सिंड्रोम को। एक लाइन बस इसमें लिख लीजिए। It is characterized by cerebral defects. एक भी क्रोमोसोम में कोई एरर होगा तो ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ डिफेक्ट जरूर पड़ेगा। क्रोमोसोम में डिफेक्ट क्योंकि आपने पहले ही पढ़ रखा है। जीनोटाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या करता है, फिनोटाइप को एक्सप्रेस करने का काम करता है। तो जैसे ही जीनोटाइप में कोई एरर होगा तो ऑब्वियस क्या होगा, फिनोटाइप में भी एरर आएगा। कुछ बच्चों का ना आपने देखा होगा कि जो लिप है ना वो बीच में ऐसे कटा हुआ टाइप से होता है। ऐसे तो वैसे भी होता है, क्लेफ्ट लिप उसको बोला जाता है। वो भी किसकी पहचान है, पटाउ सिंड्रोम के बच्चे की पहचान है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, आपको बस इसका क्रोमोसोम नंबर याद रखना था। टोटल क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाता है बस इतना याद रखना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। यस मैम। यस मैम। अब ये है ना मेरे पास, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको मैंने किया कॉपी, ठीक है। बस चेंज क्या करना है सो भी देखिए। पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। मैम ट्राइसोमी एट 18 पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम। बिल्कुल। ये हो गया। यहाँ कर देंगे हम लोग इसका नाम, इसको मैंने हटाया, कर दिया एडवर्ड सिंड्रोम। In Edwards syndrome, a person has an extra chromosome at 18th chromosome. फिर यहां हम लोग कर देंगे एडवर्ड सिंड्रोम occur due to presence of an extra copy of a chromosome, that is total chromosome number becomes 47। बिल्कुल सही हो गया यहाँ पे, है ना। यस मैम। फिर वही चीज यहाँ पे जब एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में भी बात करते हैं तो इसको अलग क्यों किया गया, फिर क्या रीजन है कि अलग किया, एक ही साथ रख देते। तो पहली बात तो ये है कि क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे डिफर कर गया है। इट्स नॉट 21, इट्स नॉट 13, इट्स क्रोमोसोम नंबर 18। क्या होगा यहाँ पे, बच्चे का जो वेट होना चाहिए बहुत ही कम होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जो जॉ है, आई है, कुछ ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे टेलीविजन वगैरह पे, कभी कभी इन सब के बारे में जब डिस्कशन करता है, जो जॉ का, जबड़े का जो साइज होना चाहिए, माउथ का जो जॉ होता है वो काफी छोटा होगा, अजीब सा लगेगा देखने में। बच्चा नॉर्मल देखने से ही नहीं लगता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो आईज हैं, वाइड स्पेस्ड आईज होंगे उसमें। और ठीक उसी तरीके से इसमें भी क्या है, जो उसके हाथ वाथ जो है वो क्लेंच्ड रहेगा हमेशा, मतलब ऐसे होता ना बंद की तरह।
किडनी डिफेक्ट होगा, जो उसके कान है वो छोटे छोटे होंगे, और इसमें भी क्या होगा, सिंगल लाइन ऑन पाम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, कुछ ज्यादा तो नहीं, एक दो लिखेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सब काउंटलेस है, पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे, इतना सारा एरर है, बट हमें उतना ही करना है जो आपके सिलेबस में है। चलिए, और फिर आ लो बर्थ वेट, abnormally small head, अगर मेल चाइल्ड हुआ तो ठीक है, absence of one or more testes, ETC कर देती हूँ, बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। चलिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। हम लिख ले। चलिए, वेरी गुड। अब आपके पास आपके बुक के अकॉर्डिंग टू और जो हैं सिंड्रोम वो बचे हुए हैं, ठीक है, एक क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और एक टर्नर सिंड्रोम। अलग ही अनोखा ही है, उसमें तो कोई डिस्कशन ही नहीं है, बिल्कुल देखते के साथ याद होता है बच्चों को। सिंड्रोम का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, आपको दिख रहा है ना, भर भर के ग्रुप्स आ रहे हैं यहाँ पे, सब में जो है बहुत सारा आपको एरर वहां पे देखने को मिल रहा है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, फिर वही बात, ये भी क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, हवा पानी धूप से आपको नहीं होगा ये जेनेटिक डिसऑर्डर। विद कैरियोटाइप कैरियोटाइप XXY। हाँ, जैसे ही आपने XXY लिखा, खुद ही यहाँ पे स्टोरी क्लियर हो गई कि यहाँ भी जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है भाई, चाहे जिस भी तरीके से हो तो यही रहा है ना। ये भी किसकी वजह से हो रहा है, एक जो यहाँ पे कॉपी नहीं लिखेंगे, बस एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कर देंगे हम लोग यहाँ पे। यहाँ जो कॉपी है ना, कॉपी का मतलब है कि वैसा ही सेम टू सेम अलग हो जाना, मतलब सेम टू सेम एक्स्ट्रा बन जाना। तो यहाँ हम लोग करेंगे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, सिंड्रोम occurs due to presence of, कॉपी हटाना पड़ेगा, an extra chromosome। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे, इसको अगर क्रोमोसोमल एनालिसिस हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे कर दें, ऐसे लिख दें XXY, और इसको एक साइड से अगर इस साइड से हमने एनालाइज किया, तो ये क्रोमोसोम किस में प्रेजेंट होता है, मेल चाइल्ड में या फीमेल चाइल्ड में? फीमेल। फीमेल्स में। ठीक है, अब अगर इसको दूसरे साइड से हम यहाँ पे ऐसे देखें, XY, ये किसका है? मेल मेल। चाइल्ड। ठीक है, पता नहीं XXY जब लिखा हुआ तब भी बच्चों का एक ही यहाँ पे, इसके कैरियोटाइप को देख के कैच करेंगे ना, इधर से देख रहे हैं XX, तो
तो फीमेल, इधर से देख रहे हैं एक्स वाई तो मेल, भाई दोनों के सिम्टम्स होंगे इसमें, सिंपल सी बात है। और हमें लिखना भी वही है। यहाँ पे जब इसको लिखा जाता है तो होता ये है कि वैसे जो इंडिविजुअल है या वैसा जो पर्सन है, मैस्कुलिन डेवलपमेंट भी होगा, फेमिनिन डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। तो ये किसकी पहचान है? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम की पहचान है। आधे फीचर मतलब ज्यादातर फीचर मेल के और उतने ही फीचर फीमेल के भी। इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, सच एन इंडिविजुअल has overall masculine development and feminine development. फेमिनिन डेवलपमेंट मतलब फीमेल रिलेटेड जो वहां पे फीचर्स हैं वो इसमें देखने को मिलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। इसके लिए टर्म दिया जाता है अलग से, और कर देती हूँ, और गाइनिकोमेस्टिया। देखिए गाइनी मीन्स फीमेल होता है, GYNAE होता है ना, जो लेडी मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिलेटेड जो डॉक्टर होती है उसको कहते हैं ना गाइनिकोलॉजिस्ट। तो गाइनी मीन्स फीमेल होता है, इससे याद रखेंगे। तो हमने क्या बना दिया इसको? गाइनिकोमेस्टिया। इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड। अब ऑब्वियस है, चांस ही नहीं है कि ये क्या हो जाए, फर्टाइल हो जाए। तो ये जो हैं इंडिविजुअल्स कैसे होते हैं? ये स्टेराइल होते हैं। Such individuals are sterile. Sterile मतलब ये कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो नेचर में इनको यूजलेस माना जाता है, मतलब बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये अपने जनरेशन को आगे इंक्रीज करने में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते इसकी वजह से। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। डन मैम। मैम लिख लिया। चलिए वेरी गुड। टर्नर्स सिंड्रोम सबसे टोटली डिफरेंट। अभी तक मैंने जो भी सिखाया आपको, डाउन सिंड्रोम, कटआउट सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, हर एक केस में एक क्रोमोसोम ऐड हुआ था। ईच एंड एवरी केस में क्रोमोसोम का टोटल नंबर 47 था। यहाँ पे अब जाके जो क्रोमोसोम का टोटल नंबर है वो 45 हो जाएगा। 45 इसलिए हो जाएगा कि जो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर XX होना चाहिए था, उसमें से एक एक मिसिंग हो जाता है। अब एक चीज देखिए, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बच्चे कहते हैं मैम हम X0 क्यों लिखते हैं, उसका मैं आपको आंसर देती हूँ। देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा CT, क्या मतलब है इसका? क्या समझे आप, क्या समझे कुछ इससे? भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। एक बच्चा कह रहा है मैम क्लास टेस्ट, दूसरा बच्चा कह रहा है मैम CT स्कैन। सही बात है, कुछ भी हो सकता है, जिसको जो समझने का मन वो समझे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे C' लिख दिया तो मैम समथिंग बीच इज, में कुछ मिसिंग है। हाँ समथिंग इज मिसिंग हियर। CAT करें तो कैट होगा, CUT करें तो कट होगा, COT करें तो कॉट होगा। मतलब
जो वर्ड हम बट कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स ही डाले जा सकते हैं, सीबीटी थोड़ी लिख देंगे हम, कोई मीनिंगफुल बनेगा वर्ड तभी तो हम लिखेंगे, वहां पे फिल करेंगे। तो ये जो यहाँ पे डैश है ना, ये दिखाने का बस इतना काम कर रहा है कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है। तो अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी आपको अपने खुद के क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। अगर मैं यहाँ पे एक एक्स लिख दूं तो क्या बच्चा इसको देख के नहीं समझेगा कि यहाँ पे हम हैप्लॉइड कंटेंट की बात कर रहे हैं, सर नो? यस मैम। Yes. बच्चा तो यही सोचेगा ना कि अच्छा लगता है एक सेट के बारे में बात करी जा रही है। तो उस वहम को दिमाग से निकालने के लिए नहीं, हम सेल के न्यूक्लियस के अंदर के पूरे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को एनालाइज कर रहे हैं, और करने के बाद हमें ये बात पता चली कि एक्स के साथ जो जो दूसरा एक्स था वो गायब है, तो हमने यहाँ पे जीरो लगा दिया। हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? जीरो लगा दिया। एक्चुअली इट्स जीरो। अब ये जो जीरो है ये यहाँ पे क्या बताने का काम कर रहा है कि भाई देखो ऐसा है कि यहाँ पे आना चाहिए था कुछ बट नहीं आया, बट कुछ के बदले क्या है? एक्स क्रोमोसोम है। क्या? एक्स क्रोमोसोम। अब बच्चों का एक अगला क्वेश्चन होता है, मैम आपको कैसे पता एक्स क्रोमोसोम गायब है? तो देखिए उसका आंसर ये है, उसका आंसर ये है कि जो मैम आपका वॉइस नहीं आ फीमेल की बॉडी होगी, सारे पार्ट्स होंगे फीमेल के, लेकिन सबका सब नॉन फंक्शनल होगा। क्या होगा? नॉन फंक्शनल होगा। मैं जैसे ही लिखूंगी ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैम बीच में आपका वॉइस नहीं आ रहा। देखिए मैंने बोला कि टर्नर सिंड्रोम में जब एक्स जीरो लिखते हैं तो वहां पे बच्चों की एक क्वेरी होती है कि मैम आप बार बार बोल रही हैं, रिपीट कर रही हैं, वन एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग हियर। तो आपको कैसे पता कि एक्स ही क्रोमोसोम गायब है? तो उसका रीजन ये है, ऐसे पता चला कि इसमें पूरी बॉडी फीमेल की है, ब्रेस्ट प्रेजेंट होगा, मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा, ओवरीज प्रेजेंट होंगी, oogenesis नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब सब के सब क्या है यहाँ पे? रूडिमेंट्री है, नॉन फंक्शनल है। तो इससे तो यही पता चलता है ना कि एक्स क्रोमोसोम आना चाहिए था बट वो गायब हो गया है ना। ये बोला मैंने, ठीक है? यस मैम। सच डिसऑर्डर, या ऐसे कर दीजिए। टर्नर सिंड्रोम occurs due to loss of an X क्रोमोसोम। एक एक्स क्रोमोसोम क्या है यहाँ पे? गायब है। सो karyotype is represented as x0, है ना? एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, ये हमने इसका रिप्रेजेंटेशन करा है। एंड टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम, अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे 46 46 -1। माइनस 1 इज इक्वल टू 45। Such females are sterile क्या रीजन है? बिकॉज नॉन फंक्शनल रिकॉर्डिंग। ovaries are non-functional।
नॉन फंक्शनल होने का मतलब ही हुआ कि ना तो oogenesis होगा ना मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। lack of other secondary sexual characters। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। यस मैम। डन है। एक बार ये चैप्टर तो मैंने ओवर कराया है, बहुत दिनों से चल रहा है ये चैप्टर, बहुत मतलब 1 मंथ से भी पहले से चल रहा है। फिर भी इसमें तो मैंने काफी स्पीड के साथ खींचा है क्योंकि काफी बच्चों के स्कूल में तो ये चैप्टर अभी रनिंग में है, जबकि हम लोग वीक में काफी कम डेज क्लासेस करते हैं, 2 डेज ही, फिर भी बहुत खिंच गया है। जहाँ डेली क्लासेस में ले रही हूँ वहां भी 1.5 महीने से चल रहा है, ठीक है। तो रीजन ये है कि बहुत ज्यादा आपने देखा कितने टॉपिक्स भरे पड़े हैं, मतलब जहां हाथ मारा वहीं से एक टॉपिक निकल रहा है या नहीं, चाहे डोमिनेंस हो, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यस हो, मैम। को डोमिनेंस हो, तो जहां हाथ लगा रहे हैं वहीं से एक 5 मार्क का क्वेश्चन निकल रहा है। डायहाइब्रिड क्रॉस है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, फिर मॉर्गन साहब आ गए, मॉर्गन आ गए तो जीन मैपिंग आ गया, जीन मैपिंग आ गया तो अब उसके साथ साथ लिंकेज भी समझना पड़ गया, रिकॉम्बिनेशन भी, उसकी भी पढ़ाई करनी पड़ गई। मतलब बहुत सारा सेक्शन जो इस चैप्टर, अब उसी के अंदर सिकल सेल एनीमिया भी पढ़ना है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो अभी पढ़ रहे हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या क्या नहीं पढ़ा आपने, थैलेसीमिया पढ़ा, सिकल सेल एनीमिया पढ़ा, हीमोफीलिया पढ़ा, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा, माइटोनिक डिस्ट्रोफी पढ़ा, सब पढ़ना पड़ गया आपको। तो हर एक क्या है यहाँ पे 5 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो उतने ध्यान से आप एक बार लाइन बाय लाइन रीड करके पढ़ेंगे। और जो डाउट्स हैं, एक तो है डाउट भेजा हुआ जिसको अभी क्लास में हम लोग करेंगे। पहले मुझे ये बताएंगे कि जो मैंने आज की क्लास में इतना समझाया है उसमें कोई डाउट किसी को? नो मैम। नो चलो, मैम। असाइनमेंट क्वेश्चंस करते चलेंगे साथ के साथ। मेंशन द कैरियोटाइप ऑफ Klinefelters syndrome। कैरियोटाइप हम पूछ रहा है एक्स ना? वाई। हाँ, XXY लिख देंगे बस, बस हो गया, जितना पूछ रहे हैं उतना ही लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, मेंशन द कैरियोटाइप ऑफ टर्नर सिंड्रोम। 10। एक्स जीरो। हाँ, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। यस मैम। Then which disorder occurs due to trisomy of 21st chromosome? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट,
व्हाट इज एक टॉपिक रह रहा है जिसको मैं भी असाइनमेंट क्वेश्चन से करा रही हूँ। व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी। बहुत ही आसान सा इजी सा टॉपिक है, तुरंत आपको समझ आएगा। देखिए, पॉली मीन्स क्या होता है? मोर देन टू। मेनी नंबर। हाँ, अभी तक पता है यूप्लॉइडी में आप लोग क्या पढ़ रहे थे? यूप्लॉइडी में बस इतना ही पढ़ रहे थे कि क्या होगा, एक क्रोमोसोम चाहे तो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, चाहे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा वहां पे, माइनस हो जाएगा। लेकिन पॉलीप्लॉइडी के बारे में जब बात करी जाती है, ये अलग ही अनोखा ही टॉपिक है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जो अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा एक और क्लियर इमेज में आपको दिखाती हूँ। ठीक है, समझ आ जाएगा इससे, लेकिन इतना बहुत अच्छा क्लियर अगर मैं बोलूँ तो नहीं है। पॉलीप्लॉइडी में हमें करना क्या है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, यहाँ ये ब्लू क्रोमोसोम कितना दिख रहा है? 1 2 3 कितना दिख रहा है आपको? 1। ये पिंक 1 है, हाँ, और येलो 1 दिख रहा है। तीनों 1 दिख रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं इसको ट्रिप्लॉइड बोलेंगे, ये हैप्लॉइड ही है। जब इसकी हमने 2 कॉपी बनाई तो डिप्लॉइड, इसकी भी 2 कॉपी बनाई तो डिप्लॉइड, येलो वाले की भी 2 कॉपी बनाई तो डिप्लॉइड। ये क्या हो गया? ट्रिप्लॉइड हो गया। जो एंडोस्पर्म पढ़ाया था मैंने, याद आया? हर एक क्रोमोसोम की यहाँ पे 3 3 कॉपी जो है वो अवेलेबल है, तो इस केस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिप्लॉइड कहते हैं। तो हम यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं पॉलीप्लॉइडी का। और पॉलीप्लॉइडी में हमें करना क्या है कि इंक्रीजमेंट इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, आपको पूरा सेट बढ़ाना पड़ेगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर उसके पास 16 क्रोमोसोम है तो पूरे 16 के 16, अगर आपको 16 वाला हैप्लॉइड है, अगर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रिप्लॉइड बनाने का मन कर रहा है, तो आपको टोटल क्रोमोसोम नंबर जो है 16 × 3 = क्या हो गया? 48। है ना? उतना आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर आप नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, उसको पॉलीप्लॉइडी थोड़ी बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तब वो दूसरे केस में चला जाएगा। तो पॉलीप्लॉइडी में सिंपल सी बात ये है कि आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हमें होल सेट का नंबर जो है वो इंक्रीज करना, बस इतना ही है, और कुछ नहीं है पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, मैं इसको एक लाइन लिख देती हूँ, सिंगल लाइन। इंक्रीज इन होल सेट, पूरे में आपको बदलना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब उसको बढ़ाना पड़ेगा। इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। in an organism. This phenomena is known as polyploidy. एग्जाम्पल में लिख लेंगे। Used in plant breeding programs. चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे।
Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 13 कर दूं तो ये पटाउ सिंड्रोम हो गया। देन ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम, एडवर्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट, who first time reported Down syndrome? लैंगडन डाउन का नाम लिखेंगे। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। यस मैम। नेक्स्ट, differentiate between Down syndrome, Patau syndrome and Edwards syndrome। सिर्फ आपको ट्राइसोमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। एक एक डिफरेंस देना है तीनों में। और एक आपको क्या करना है जो कि जनरली पूछा जाता है बहुत ज्यादा बच्चों से, डिफरेंशिएट बिटवीन यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। टेबल बना के कर लेंगे इसको। यूप्लॉइडी मतलब लॉस और गेन ऑफ अ क्रोमोसोम, पॉलीप्लॉइडी मतलब इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। बस डेफिनेशन लिख देना है दोनों और एक एक एग्जांपल दे देना। लास्ट क्वेश्चन आप जानते हैं, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन डाउन सिंड्रोम with its symptoms। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज क्वेश्चंस अच्छे हैं इसके, जरूर कर लेंगे याद से। अगर आपने नोटबुक में नहीं करा है तो कर लेंगे जरूर, ठीक है? आज की क्लास क्लियर है बिल्कुल? Yes, ma'am. यस मैम।